शांत हो जाओ, काफी सारा पढ़ेंगे। ईएलपी अगर आपने नहीं करी है तो ईएलपी जरूर करें, करंट की ईएलपी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो अब शांत हो। कल मैंने आपको सिखाया था, एक कंडक्टर है, उसमें आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, माना इसकी लंबाई L है, ये इसके दो एंड है A और B। तो कहानी सुनिए, जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते रहते हैं और उनका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है, थर्मल स्पीड होती है, इधर टेढ़े मेढ़े भागते रहते हैं। किसी भी क्रॉस सेक्शन से जितने लेफ्ट क्रॉस करते हैं उतने ही, तो करंट कितनी, जीरो। लगातार रैंडम मोशन करते रहते हैं, जैसे ये A है, ऐसे 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 ऐसे, ये रैंडम मोशन हो रहा है। ये देखिए आप, सर ये टक्करें किससे हो रही हैं? ये टक्कर हो रही है आयन से और इलेक्ट्रॉन में आपस में भी टक्कर हो रही है, क्योंकि पता है 1 मीटर क्यूब में कितने, 10 की घात 28। तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन भी हैं और एटम्स भी हैं, तो ये सब थर्मल कोलिजन हो रहे हैं। पर जैसे ही आप बैटरी लगाते हो, जैसे ही आप बैटरी लगाते हो, अब आप सुनना क्या होगा, ध्यान से सुनना। जैसे ही बैटरी लगाते हो, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। अब एक कॉन्ट्रडिक्शन, जो अच्छे बच्चे हैं वो पूछते हैं, सर कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। भैया बिल्कुल होती है, वो हमने पढ़ा था कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ये कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में नहीं है, आपने क्या लगा दिया, बैटरी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसने पैदा करी है, बैटरी ने। बात समझ रहे हैं? बैटरी के कारण कंडक्टर के अंदर क्या सेटअप हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अपोजिट, इनकी अब क्या शुरू हो गई, ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग शुरू हो गई, कल मैंने आपको समझाया था। वापस सुनो, बहुत मस्त एग्जांपल है। ये प्लेन, ठीक है, आपको बाइक दे दी और यहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और आपकी स्पीड पता है कितनी है, 10 की पावर 5। या एक बॉल को छोड़ दिया तो आप सोचिए वो क्या करेगा, कोलिजन करेगा और टेढ़ा मेरा कोलिजन होता रहेगा। कैसा मोशन, रैंडम मोशन। एक और शब्द सुनना, बहुत अच्छा शब्द है, अच्छी किताबों में लिखा रहता है, हर कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन एज अ फ्रेश स्टार्ट करता है। एज अ फ्रेश का क्या मतलब है पता है? सोचो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और जाके चट्टान से टकरा गया। चट्टान बोले तो एटम्स, जिनका साइज काफी बड़ा है। टक्कर के बाद वो पुराना वाला सब कुछ भूल जाता है, खत्म, फिर वापस वो क्या करता है, नया स्टार्ट। कैसा मोशन है, रैंडम मोशन, जिग जैग पाथ, टेढ़ा मेढ़ा। और जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, मैंने कल आपको बताया था, इसको हल्का सा इंक्लाइन कर दो, इमेजिन करो, मजा आएगा। पिलर्स अभी भी खड़े हैं, बॉल को छोड़ दिया, रैंडम अभी भी हो रहा है, पर बताओ ड्रिफ्टिंग शुरू हो गई क्या? पक्की बात है, बॉल कहां जाती जाएगी, नीचे 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 ही जाएगी। इसका मतलब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो दूसरे पेन से बनाना, दूसरे पेन से बनाना, अब हल्की सी ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाएगी, हल्की सी ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। अब बी पे नहीं, थोड़ा सा बी डैश, ड्रिफ्टिंग शुरू हो गई। ड्रिफ्ट, कहां ड्रिफ्ट शुरू हुआ बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग या अपोजिट, अपोजिट। पीला वाला पाथ किससे बनाया गया है, येलो लाइन बताइए किससे है, येलो लाइन अप्लाइड बैटरी लगाने के बाद। मैं वापस समझाता हूं, फिर सुनिए। ड्रिफ्टिंग शुरू हो गई और इस ड्रिफ्टिंग के कारण सर्किट में क्या फ्लो होने लग गई, करंट। क्या क्या याद होना चाहिए बताओ, I बराबर NAEVD। और बताइए ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला E बटे M इंटू टाउ। और बताइए डेल्टा V बराबर E इंटू D, D की जगह L लिख सकते हैं। सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, कल मैंने लिखा दिए थे, आज वापस समझा दिए। ये वाला डायग्राम भी बनाया टेढ़ा मेढ़ा। सफेद वाला रास्ता तो है जब कोई बैटरी नहीं लगाई, पीला वाला रास्ता है बैटरी लगाने के बाद। क्या दिखाई दिया, बी से बी डैश क्या है, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट हो गया। उस इंक्लाइन प्लेन को हल्का सा ऐसे कर दीजिए, रैंडम मोशन अभी भी हो रहे हैं, कॉलिजन अभी भी हो रहे हैं, पर वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट हो रहा है। क्या बात सही है? मतलब तेज बोलिए, नहीं तो एकदम चेंज थोड़ी ना हुआ, कॉलिजन तो अभी भी टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, पर वो ड्रिफ्टिंग कैसे शिफ्ट होगी, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं ऐसा नहीं है कि मान लो कोई इधर जा रहा होगा तो कितना ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा, जा उधर ही रहा है, बस हल्का सा कहां शिफ्ट हो जाएगा, पीछे की तरफ। बस ऐसा मत सोचिए बी डैश पीछे नहीं है, इधर होना चाहिए होता, उसका मुद्दा नहीं है। यहां तो सिर्फ ये क्या दिखाई दे रहा है कि हां पहले की तुलना में क्या हो गया, ड्रिफ्ट, बस ये दिखाया गया। सही बात है? वापस समझाओ एक बार, देख लो। स्टेप नंबर 1 बोलो, बैटरी लगाई। स्टेप नंबर 2, बैटरी ने इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करी। स्टेप नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड ने बल लगाया, बल लगाने से इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग शुरू हुई, ड्रिफ्टिंग शुरू होने से क्या पैदा होने लग गई, करंट। आई बराबर बोलो NAEVD। बोला आगे बढ़ेगा। अब एक नई टर्म आती है करंट डेंसिटी, उसको भी समझ लेते हैं। आज खूब सारे क्वेश्चन आएंगे, फिर चैप्टर आसान है, खटाखट खटाखट पढ़िए, खूब सारे क्वेश्चन करिए, 70 80 100 सवाल नहीं, घर पे मिला के 250 सवाल जाने चाहिए। और कर लोगे आप, बहुत आसान चीजें हैं। ELP 1 नहीं करिए तो करना, 10 सवाल हो जाने चाहिए। कितने होमवर्क दिया था कल, 1 से 10 बने होंगे कुछ कुछ। चलो नेक्स्ट कर दूंगा, लिखो करंट डेंसिटी। अब क्या होता है करंट डेंसिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। होता क्या है वो देखिए, ये आपने कोई क्रॉस सेक्शन लिया, माना इसका एरिया A है, इसमें से करंट पास हो रही है I, तो करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या बोलते हैं, J। करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या बोलते हैं, J, करंट डेंसिटी। अब जरा सुनना, मजा आएगा, 2-3 रिलेशन बता रहा हूं, इधर उधर खेलोगे तब होगा, बहुत ज्यादा रटना नहीं चाहिए।
रिलेशंस को ट्रांसफॉर्म करो, जैसे आई बराबर एन ए ई वी डी, बोर्ड पे देखना मजा आएगा, थोड़ा फोकस करो पढ़ाई पर, इधर उधर परेशान मत हो, बोर्ड पे फोकस करो। आई बराबर एन ए ई वी डी, ए को नीचे ले जाओ, आई बटे ए, सोचो आई बटा ए जे एन ई वी डी, और सुनो ये खुद घर पे करो, सब फंडे रटते जाओगे याद ही नहीं आएंगे, कुछ कुछ बेसिक याद रखो बस। अब वीडी पुट कर दो, वीडी तुम्हें अलग से पता है, बताओ क्या था, ई ई बटा एम इंटू टाउ, तो देखना जे बराबर एन ई स्क्वायर बटे एम इंटू टाउ इंटू ई। अब देखना ध्यान से, एन किसी मेटल के लिए कांस्टेंट, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एम इलेक्ट्रॉन का मास, टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, सब कांस्टेंट है। इसको हमारे बड़े लोगों ने बोल दिया सिग्मा, तो जे बराबर हो गया सिग्मा ई। दिस इज द फंडामेंटल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। आपको जो रटा हुआ है वो सबसे आसान फॉर्म है, v बराबर आई आर, वो बहुत बेसिक है, ओरिजिनल फंडामेंटल फॉर्म है जे बराबर सिग्मा ई, और इस सिग्मा को बोलते हैं कंडक्टिविटी। अब क्या ना, आप सीधे सीधे रटोगे परेशान होगे, आपने दो बार ऐसा रफ कॉपी बना लिया ना, आप खेल पाओगे। हाँ यार, ए नीचे ले गए, आई बटा ए जे बन गया, वीडी रख दिया, कांस्टेंट है, अपने आप फॉर्मूला आ गया, जे बराबर सिग्मा ई। दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और यहीं से मजा आएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी, कितनी अच्छी अच्छी बातें, बगैर पेन चलाए बोलो जे की डायरेक्शन कहां होगी, सिग्मा तो कांस्टेंट है, कितना बढ़िया है, जे इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब वेक्टर कोई टीचर बोलता है तो तुरंत तुम्हारे विचार में आना चाहिए डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताओ, क्योंकि वेक्टर का तो क्या होता है डायरेक्शन। तो यहां से कितना अच्छा पता चल रहा है, जो ई की डायरेक्शन होगी वही जे की डायरेक्शन होगी, जे बराबर सिग्मा ई, ये शब्द में लिखो ना। करंट डेंसिटी से भागते हो तो 15 मिनट उसको पढ़ो ताकि उसका डर हटे, उससे और कॉन्फिडेंस बढ़े कि अच्छा जे वेक्टर क्वांटिटी है, जे का फॉर्मूला आई बटा ए होता है, जे की डायरेक्शन, जे की वही डायरेक्शन होती है जो किसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। लिखो डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर, जे के ऊपर वेक्टर का साइन लगा देना, डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर is always along the direction of E vector, is always along the direction of E vector। बोलो क्या बात क्लियर हुई? चलो और समझाता हूं, अच्छे से पहले नोट करो और 15 मिनट खर्च करो करंट डेंसिटी पर ताकि बात क्लियर हो। चलो अब फिर सिखाता हूं, फिर देखना, और इसकी तुलना कराऊंगा तो आपको और बढ़िया याद होगा। अब पेन पेंसिल छोड़ो, थोड़ा सा और मन से पढ़ो रिलैक्स होकर। साहब ये आपने कंडक्टर लिया, बैटरी लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बोलो प्लस से माइनस, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, बोलो ठीक है। तो ये किसकी दिशा आ गई, ई की, क्या जे की भी यही दिशा होगी? अब मान लो ये आपकी ई की दिशा है, तो जे की भी यही दिशा होगी, ठीक है। अब मुझे चाहिए इस वाले हिस्से से करंट, इसको थोड़ा जूम करता हूं ताकि आप समझ पाए, इसमें से ये मुझे करंट, तो पहले मुझे बताओ एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सिखाया था, मैग्नेटिक फ्लक्स में भी सिखाया था, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के सर्कल, ये रहा ए, ये रहा आपका जे, तो अब आई चाहिए, अभी आपको बताया जे बराबर आई बाय ए, तो आई बराबर जे इंटू ए, वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं जे डॉट ए। खुद चेक कर लो, जे और ए एक ही दिशा में है, जे और ए एक ही दिशा में, तो ठीक है जीरो, ठीक है जीरो रख दो, और जीरो वन, ऊपर वाला फॉर्मूला आ गया। और मजे से डॉट प्रोडक्ट से जो आंसर आता है वो हमेशा स्केलर होता है, डॉट प्रोडक्ट से क्या पैदा हुआ, आई, आई कौन है, स्केलर। थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं क्योंकि ये हमें कम पढ़ा हुआ है। अब मैंने एरिया ऐसा टेढ़ा कर दिया, यार मुझे इसमें से करंट चाहिए, तो बहुत सरल है, इसका ये कहां आएगा, ऐसे, जे कहां है, ऐसे, क्या अब थीटा दिखाई दे रहा है, देखो देखो। अब बताओ मुझे आई चाहिए, वही फॉर्मूला जे डॉट ए, डॉट हटाओगे तो जे ए cos थीटा। सर आपने दो हिस्से क्यों किए, ताकि अब तुम्हें दूसरा हिस्सा बताऊंगा तुम खुश हो जाओगे। अब वो देखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये ई, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये रखा एरिया, इसका एरिया आगे जा रहा है, बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए, याद करिए ई डॉट ए, जो काम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो काम वहां जे वेक्टर का है, जो यहाँ काम फ्लक्स का है वो काम वहां करंट का है। और सोचिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो क्या करते थे, एक छोटा सा एलिमेंट लेते थे, इसका एरिया वेक्टर डीए वेक्टर, तो फ्लक्स लिखा जाता था ई डॉट डीए का इंटीग्रेशन। कंपेयर करो, मजा तो कब है ना जब सिलेबस खत्म होने को तुम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ ई है, जो यहाँ ई है वो यहाँ जे है, जो यहाँ फ्लक्स है वो यहाँ करंट है, फ्लक्स स्केलर है, करंट भी स्केलर है। सोचिए अगर जे वेरिएबल हो तो बताओ करंट कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डीए, बिल्कुल बेसिक परिभाषा। तो आपका काम इससे चल जाएगा, जे बराबर आई बाई ए, सिर्फ नीट के लिए चाहिए जे बराबर आई बाई ए, और अच्छा चाहिए वेक्टर फॉर्म में आई बराबर जे डॉट ए, और अच्छा चाहिए अगर जे वेरिएबल हो इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डीए। लो साहब सारे ही प्रश्न सॉल्व, बेसिक परिभाषा, थोड़ा डॉट प्रोडक्ट और वेरिएबल, सब बातें लिख लो, समझ लो, कौन सी नहीं आई वो पूछो। ये लो जूम करो, पहले वाला लिख लो, लिख लो, अभी दो तीन क्वेश्चन करेंगे ना अपने आप याद हो जाएगा, मत परेशान हो। पर अपन को सीखना पड़ेगा क्योंकि करंट डेंसिटी अपन कम पढ़ते हैं, फिर से कम पढ़ेंगे तो फायदा क्या। अब अपन को करंट डेंसिटी को डर हटाइए, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन बोलिए, जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी दिशा में करंट डेंसिटी। तो ई कहां है, आगे, तो देखो जे भी कहां बना दिया, आगे देख जे की दिशा, एरिया जे और ए की दिशा में थे तो सीधा आ गया, किसी एंगल पे होंगे जे डॉट ए।
नहीं आ पा रहा। क्वेश्चन करने हैं, मॉड्यूल खोलकर सॉल्व एग्जांपल करिए, इतने बढ़िया सॉल्व एग्जांपल दे रखे हैं, पढ़ेंगे बढ़िया लगेगा। एग्जांपल 1 2 3 4 6 करंट डेंसिटी, उसके बाद फिर 10 एग्जांपल और हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डर, मन लगेगा आपका कि मैं और सवाल करूं। ये क्या होता है, ये आगे से आगे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते जाते हैं तो मन खुश होता जाता है। करो, इस थॉट से मत जाओ केवल कॉपी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, केवल पीवाईक्यू मत करो, ऐसा खूब पढ़ो जितना कर सकते हो, पर सभी विषय पढ़ो। ये भी नहीं है कि करंट बहुत अच्छा समझ में आ रहा है पूरे दिन करंट, ये गलती नहीं चाहिए, सभी विषय पढ़ो। कॉपी पढ़ ली, ईएलपी हो गई, चलो भाई मॉड्यूल के सवाल देखते हैं, जो सवाल आपको एग्जांपल से समझ में आ रहे हैं उसको पढ़ के टिक लगा दो, ये भी अच्छा तरीका होता है। सॉल्व एग्जांपल, हां ये सब समझ में आ रहा है, ये तो सरल टिक हो जाए। जो फंसने वाला लग रहा है आपको, उसको पढ़ लिया, सॉल्यूशन नहीं देखा, खुद सॉल्व किया। भाई फाइट माननी पड़ेगी, आप बात को समझो गहराई से। अभी चीजें पेपर जब आसान आ रहा है तो सिली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं चलना नहीं। अब ये तीनों फॉर्मूले, सबसे बेसिक अपना काम का तो यही है, जे बराबर आई बटे ए। यूनिट बता दो जे की, यूनिट बोलो तो मारो, जे बराबर आई बटा ए, करंट की एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो जे की यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, जे की स्केलर या वेक्टर, वेक्टर, जे की डायरेक्शन किसके अलोंग, ई के अलोंग। कितनी बातें बढ़िया बढ़िया समझ में आ गई। अब एक कठिन सवाल लेता हूं, थोड़ा सा आईआईटी का क्वेश्चन है, पर घबराना नहीं है, चीजें आपको समझ में आएंगी तो फिर आपको दूसरा सवाल और अच्छा लगेगा। ये साथ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसलिए लिख दिया, कंपेयर कर लोगे तो और मन खुश। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, करंट डेंसिटी वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, फ्लक्स स्केलर, करंट स्केलर, ई डॉट ए, जे डॉट ए, वेरिएबल तो इंटीग्रेशन, कंपैरिजन, और मन बढ़िया लगता है कि हां यार इस तरह से कंपेयर किया जा सकता है, इस तरह से कंपेयर किया जा सकता है। करें क्या, एक कठिन सवाल करा दूं, परेशान तो नहीं होगे। लिखो, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस r है और जिसका j का फंक्शन दे रखा है अल्फा एक्स स्क्वायर। ये जे एडवांस में आया था, उसके बाद मेन में दो बार रिपीट हुआ है। अब आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द करंट इन द सिलेंडर। अब मुझे सॉल्यूशन नहीं छापना, मुझे ना अप्रोच बतानी है कि प्रश्न देखकर मेरे दिमाग में क्या क्या थॉट आते हैं, वो थॉट की चर्चा करनी जरूरी है, और फिर बैक टू बैक एक सवाल आपके लिए दूंगा। चलिए शुरू करूं बोलना, ठीक है। अब पहले आप सवाल लिख लो अच्छे से, फिर बताता हूं क्या कह रहा है सवाल। सुनना, सर मुझसे आई पूछा है, सर मुझे जे पता है, तो पहला थॉट ऐसा फॉर्मूला सोच जो जे और आई को जोड़ता हो। सबसे पहले ये सोचा, फिर सोचा अरे जे कांस्टेंट नहीं है, जे वेरिएबल है। सर ये कैसे पता चलता है वेरिएबल है कांस्टेंट, मैं तो यही नहीं पता कर पाता। जे का फंक्शन है, जैसे जैसे एक्स बदलेगा वैसे वैसे जे भी, इसका मतलब जे तो वेरिएबल है। अगर जे वेरिएबल है तो आई निकालने का तरीका जे डी ए। याद करो, इलेक्ट्रो से मैंने आपको बोलता था हर चैप्टर में हम जानबूझ के 4 से 5 सवाल इंटीग्रेशन के कराते हैं, जो आपका केवल थॉट प्रोसेस डेवलप करता है। इलेक्ट्रो से बोल रहा हूं मैं आपको, हर चैप्टर में से सवाल जानबूझ के कराते हैं। नीट में आने की इनकी प्रायिकता बहुत कम है, क्या मेरे में बोल रहा हूं, नीट में आने की इसकी संभावना बहुत कम है। कराने का कारण सिर्फ ये है दिमाग का बिल्ट मजबूत करना, सोच मजबूत हो कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है। अब क्या करोगे, एरिया याद करना तुझे सिखाता था कि स्मॉल एरिया कैसे लेते हैं, याद करो। एक एक्स दूरी पर एक रिंग मानी और जिसकी थिकनेस क्या मानी, dx। याद करो, खूब सिखाया था आपको। इसका एरिया पाई एक्स स्क्वायर नहीं होता, इसका एरिया होता है 2 पाई एक्स इंटू dx। हर जगह आपको सिखाते हैं रिंग जो मानेंगे उस रिंग का एरिया पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई 2 पाई एक्स इंटू dx। बस इसके बाद तो सवाल कुछ नहीं बचा, एक ही है ये क्लाइमैक्स। एरिया लिख लिया, अब आई बराबर जे डी ए। जे बोलो अल्फा एक्स स्क्वायर, एरिया बोलो 2 पाई एक्स dx। कहां से कहां इंटीग्रेशन करेंगे, खुद बोलो। एक्स की वैल्यू बढ़ते 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 जीरो से यार खत्म, टाटा बाय बाय सी यू लाला, खत्म हो गया, प्रश्न खत्म। बोलो आ गया आंसर। कल फिर एक सवाल ऐसा कराऊंगा ताकि ये बात दिमाग में बैठे कि अगर जे वेरिएबल होता है तो करंट निकालने का ये स्टाइल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ जे डीए, और डीए लिखना इंपॉर्टेंट है। डी होता है 2 पाई एक्स dx। अच्छा ये आप इलेक्ट्रो में खोलो, एम्पियर लॉ में खोलो, सब में यही होगा 2 पाई एक्स dx। आंसर आएगा अल्फा बाहर 2 पाई बाहर, अंदर एक्स क्यूब dx, जीरो से आर। बता 2 पाई अल्फा एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4 बाय 4, बोलो 2 पाई अल्फा आर की पावर 4 बटे, खत्म। स्टार लगा लो, स्टार इंपॉर्टेंट के लिए नहीं है, स्टार है केवल कंसेप्चुअल के लिए कि अपन को ऐसी चीज आनी चाहिए। इक्का दुक्का जब पेपर कठिन सेट होता है ना, तो फिर उनको एग्जामिनर को ये सवाल याद आ जाते हैं कि यार अगर पेपर कठिन बनाना है तो इंटीग्रेशन सवालों पर ही फंसा देता है और कुछ भी उसके पास ऑप्शन नहीं है। आपका आगे बढ़ा जाए, ठीक है साहब। अब देखिए
ये सबसे फेमस प्रोफाइल है, सबसे फेमस प्रोफाइल है। एक कंडक्टर ऐसा है, कल मैंने आपको आइडिया दिया था, अब देखना आपको मजा आएगा। एक पोटेंशियल डिफरेंस इस पे लगा दिया, ये वाला हिस्सा ए, ये वाला हिस्सा बी। अब बहुत चीजों पर कमेंट पूछता है, यहां इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड है वीए, इलेक्ट्रॉन्स की या चार्ज पार्टिकल की, थोड़ी बैटरी अगर उल्टी लगा दें, बैटरी लगा दी तो लगा दी, चलो ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ए पर स्पीड है वीए और बी पर स्पीड है वीबी। ए पर करंट डेंसिटी है जेए, बी पर करंट डेंसिटी है जेबी। अब आपको कमेंट करना है, अब देखना पहला मजेदार, क्या आई कांस्टेंट रहेगा? सोच के बताओ। वायर नॉन यूनिफॉर्म है, इसके बावजूद करंट सेम रहेगा, जितना चार्ज यहां एंटर करेगा उतना ही चार्ज को निकलना पड़ेगा, आई सेम रहेगा। व्हाट अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी? मजा आ जाएगा, बोर्ड पे देखो, आई बराबर एन ए ई वीडी, आई बराबर एन ए ई वीडी। बताओ, कोशिश करो, आई सेम, एन सेम। एन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर ये कॉपर का वायर है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो वही रहेगी, आप और मैं थोड़ी ना बदल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी। वीडी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। सर फ्लूइड वाली बात हो गई ये तो, बिल्कुल 100%, जहां एरिया कम वहां वेलोसिटी ज्यादा। सर फ्लूइड वाली बात हो गई ये तो, बिल्कुल सही बात। अब बताइए, क्या ए पर एरिया कम है? एट ए एरिया कम है तो बताओ वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी। व्हाट अबाउट करंट डेंसिटी? अरे सर सोच लूंगा, करंट डेंसिटी जे बराबर आई बटे आई तो सेम है, तो जहां एरिया कम वहां करंट डेंसिटी ज्यादा। तो एट ए एरिया कम है तो करंट डेंसिटी ज्यादा। बोलो, बहुत ही फेमस सवाल है ये। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में चर्चा, करंट के बारे में चर्चा, करंट डेंसिटी के बारे में चर्चा। अभी यही सवाल फिर से लाऊंगा आधे घंटे बाद, फिर उसमें अलग चीजें करूंगा। इसकी लंबाई बढ़ा दूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर दूं क्या होगा, वोल्टेज बदल दूं तो क्या होगा, रेडियस चेंज कर दूं तो क्या होगा, आधे घंटे सवाल आएगा। पर एक बार यहां से मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले का उपयोग हुआ है उनको हाईलाइट कर लो। आई बराबर एन ए ई वी डी, जे बराबर आई बाय ए, और किसी भी वायर में चाहे वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, करंट तो हमेशा कांस्टेंट। 2 मिनट का रेस्ट करो, तीनों बातें देखो। साथ साथ में भाइयों को निपटाता जाऊं, मत कर, कोई फायदा नहीं है, मैं कर लेता हूं सर बीच में, मत किया कर, नुकसान नहीं होता है। ठीक है सर, मैं हाथ तो कर देता हूं सर, पर फिर मानता नहीं हूं मैं, कल फिर बोल लूंगा केमिस्ट्री, आपने बायो बना किया तो मैंने केमिस्ट्री कर ली, मत किया करो, इससे फोकस कम होता है। चलिए आगे बढ़े क्या, ये बात ओके है? जल्दी आओ। अब आते हैं अपना मोस्ट फेमस ओम्स लॉ, V बराबर आई आर, R बराबर रो एल बाय ए, उस पर निकल आते हैं। तो लिखिएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, एंड डालिए, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड ओम्स लॉ। सारी बातें देखना आप, अभी 50 मिनट की क्लास बची हुई है और सब बातें आपने पढ़ी होंगी, बस मुझे उनको थोड़ा सा सिस्टमैटिक रिकॉल करना है और खूब सारे सवाल कराने, नया कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहे डेल्टा V बराबर होता है E इंटू एल, तो E की जगह डेल्टा V बटे एल, फॉर्मूले से खेलना है, घर पे भी करना, डेल्टा V बटे एल। अब मुझे चाहिए डेल्टा V, यहां रखा डेल्टा V, आई ऐसा कैसा, ए ऐसा कैसा, एल वहां भेजा, अपॉन में सिग्मा। सिग्मा होता है कंडक्टिविटी, अभी सिखाया था, सिग्मा होता है कंडक्टिविटी, चाहो तो सिग्मा का फॉर्मूला वो भी काम आएगा, ये रहा सिग्मा एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, सिग्मा एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, दिस इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का उल्टा करते हैं तो रेजिस्टिविटी। सब नहीं रटे जा सकते, अलग अलग आपको सब याद है। जे बराबर सिग्मा ई रखा, जे की जगह रखा, ई की जगह रखा, फिर सिग्मा का उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, रो, तो 1 बाय सिग्मा की जगह रो, तो देखो आई रो एल बाय ए, देख ले, आई का आई, एल का एल, ए का ए, 1 बाय सिग्मा रो, डेल्टा वी, और इस चीज को बोलते हैं आर। तो ये अपना मोस्ट फॉर्मूला, डेल्टा वी बराबर आई आर। जो वी बराबर आई आर पढ़ते हो गलत है, वो वी नहीं होता, डेल्टा वी होता। चल रहा है कोई सही नहीं करता, पर पोटेंशियल के कारण करंट फ्लो नहीं होती, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। अगर किसी रेजिस्टेंस के दोनों सिरों पर 50-50 वोल्ट लगा दोगे तो करंट फ्लो ही नहीं होगी, करंट ऑलवेज फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। चल रहा है तो वी बराबर आई आर, पर वी नहीं है, वो है डेल्टा वी बराबर आई आर। और आर कौन है, रो एल बाय ए। रो कौन है, सिग्मा का उल्टा, उल्टा कर दो, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। एक साथ देखोगे तो डराएगा कि अरे क्या हो रहा है, और रफ कॉपी में 2-3 बार कर लोगे तो इधर से उधर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अपन को बोर्ड की कॉपी में थोड़ा छापना है भाई, अपन को रिलेशन सीखने हैं कि हाँ ये इलेक्ट्रो का लगाया, ये आई बाय ए लगाया, ये उधर उधर भेजा, ये आपने केमिस्ट्री का लगा दिया, कंडक्टिविटी का उल्टा रेजिस्टिविटी, वहां पढ़ाते हैं इलेक्ट्रो में, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में आता है कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी, तो कंडक्टिविटी का उल्टा रेजिस्टिविटी। और आर बराबर रो एल बाय ए, न जाने कितने सालों से याद है ये, आर बराबर रो एल बाय ए। देखो कन्वर्जन सीखो, कन्वर्जन तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा, इतना रटा हुआ नहीं देगा कॉन्फिडेंस। बढ़ो आगे, पांच से 6 आसान सवाल किया जा सकता है, सिलेबस अपडेट देते रहा करो आप। बिल्कुल, करंट कैपेसिटर चल रहा है वहां, सिकंदर सर इसके बाद रोटेशनल शुरू करेंगे,
कल से, और तंवर सर आएंगे मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर, थर्मल आपका हो चुका है। कितने फिजिक्स के लेक्चर आएंगे फरवरी में? रोज प्रतिदिन फिजिक्स के 2, 25 वर्किंग डेज हैं संडे हटाकर, तो 50 लेक्चर अभी और आने बचे हैं। सिलेबस 50 का ही नहीं, तो 28 बजे से पहले, बिल्कुल 28 बजे से पहले पूरा खत्म। मोरल और एसएसटी का मैं कैसे बता दूंगा बताओ? आपको क्या डर लगता है केमिस्ट्री वाले से पूछने से? पूछ लिया करो ना, मुझसे क्या पूछना, डर लगता है मुझे? हैं? पूछ लिया करो। चले बढ़े आगे। आर बराबर रो एल बाय ए। अब देखना डेल्टा वी बराबर है आई आर। अब सबसे पॉपुलर ग्राफ जो आपको खूब याद है, डेल्टा वी और आई में कैसा आएगा सोचो। डेल्टा वी और आई प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन। कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। कभी कभार आई और वी में भी आ जाता है, तो परेशान नहीं होना, आई और वी में भी स्ट्रेट लाइन आएगा। पर मजे की बात है, दोनों का स्लोप अलग अलग देगा। उस स्लोप को देखना मजा आएगा। स्लोप होता है tan थीटा। सभी बोर्ड पे ध्यान देना, फंसोगे। स्लोप होता है tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कुछ मत करो, खुद बोर्ड पे देखो, परपेंडिकुलर डेल्टा वी बेस आई, डेल्टा वी बटे आई। सोचो डेल्टा वी बटे आई आर, तो इसका स्लोप क्या देता है? आर। कौन से कर्व का स्लोप? ग्राफ बिटवीन डेल्टा वी वर्सेस आई। ये पेपर में आया है, इसका स्लोप आर नहीं 1 अपॉन आर देता है। रटो मत, मैं समझाता हूं, बोर्ड पे देखो, मन खुश रखो, थको मत, थकान की कहीं स्कोप नहीं है, खूब पढ़ना है। अब सर इसका स्लोप कैसे निकालोगे आप? इसका स्लोप कैसे निकालोगे? बहुत आसान, ये माना फाई, tan फाई, बढ़िया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तुम खुद कर सकते हो। परपेंडिकुलर बताओ कौन है? यहां एक लाइन खींच दी। परपेंडिकुलर बताओ आई, बेस में बताओ डेल्टा वी। ओम्स लगा दो, डेल्टा वी की जगह आई आर, आई से आई। खुद बताओ इसका स्लोप क्या देता है? 1 बाय आर। तो आप रटते क्यों? परीक्षा में 10 सेकंड में खुद ही आ जाएगा। बस दिमाग में एक आइडिया है, वी और आई का स्लोप रेजिस्टेंस देता है। अब आर देगा या 1 बाय आर, परीक्षा में ही निकाल लेंगे। आप उसको रटने का प्रयास करोगे तो वो फिर फोबिया बनेगा। आपने पढ़ लिया, सीख लिया कि हाँ यार वी और आई के स्लोप से रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टेंस भी आ सकता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस भी आ सकता है, पेपर में निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर डेल्टा वी बेस आई आ गया। चलो तो ध्यान दीजिए, और ये सभी ग्राफ मेटल के लिए बना रहे हैं, ओमिक कंडक्टर। ऐसे कंडक्टर जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ओमिक कंडक्टर, विच ओबेज ओम्स लॉ, विच ओबेज ओम्स लॉ। बोलो। सही है, तो रेजिस्टेंस भी दे सकता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस दे सकता है, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। करके देखें, चलो थोड़ा जल्दी आओ। रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस बताइए। अब यही की गलती होती है, 1030 अपॉन 1060 या 1060 अपॉन 1030, बस यही गलती है, वो आपको निकलना है उससे। और कोई गलती नहीं है, यही इकलौती गलती, 1030 बटे 1060 या 1060 बटे 1030, उससे बच गए, सवाल हो गया। हाँ जी, कितना? 3:1 या 1:3? चलो देखना, सबसे पहले देखो मैं क्या सोच रहा हूं वो समझो। स्टेप 1, सबसे पहले चेक करो ग्राफ किस किस के बीच में है। बहुत बढ़िया थॉट रखो। ग्राफ है आई वर्सेस वी में, अभी आपने लिखवाया आई वर्सेस वी का स्लोप 1 बाय आर देता है, इसका स्लोप 1 बाय आर देता है। देखो सबसे पहले बच्चे ये चेक करना है ग्राफ किसके बीच में है, वी आई या आई वी। ग्राफ आई वी में है तो इसका स्लोप 1 बाय आर देता है। स्लोप का मतलब tan थीटा होता है। अब वायर 1 के लिए लिख रहा हूं, साथ देना, वायर 1 तो tan थीटा, वायर 1 का थीटा 30, स्लोप आर नहीं 1 बाय आर। वायर 2 स्लोप tan थीटा, वायर 2 का एंगल 60, रेजिस्टेंस R2। खत्म हो गया सब। डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? tan 30 1 बाय √3, tan 60 √3, R2 बटे R1। पूछा था मुझसे R1 बाय R2 था, 3:1। 3:1 आ रहा है भाइयों, बाद में उल्टा कर देना, R1 बाय R2 पूछा है। बोलो और करें सवाल, थोड़ा सा और बदलते हैं और देखना और अच्छा करते हैं सवाल को। आगे सबको उत्तर आ गया? चलो एक नॉलेज बूस्टर लिखो, सभी लोग बोर्ड पे देखना, नॉलेज बूस्टर समझना। सुनो, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का क्या होता है? सबको रटा हुआ है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। पर अससन रीजन के सवाल के लिए कहानी सुनो। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल स्पीड बढ़ जाती है, 3 kT/m।
स्पीड बढ़ा दी, आपको मोटरसाइकिल दे दी चलाओ और स्पीड तेज चलाना है तो टक्कर होने की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ कॉलिजन बिकम्स मोर फ्रीक्वेंट। बताइए कॉलिजन बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। दो टक्कर के बीच का आराम करने का समय कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज। सोचो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो अभी आपने रो पढ़ा था, रो एन ई स्क्वायर m upon n e square tau, m upon n e square tau, m upon n e square tau, tau कम तो रो बढ़ जाए। असर्शन रीजन का सवाल बन सकता है सीधा। तो असर्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पेसिफिक रिलेशंस बढ़ता है, यस। कारण टेम्परेचर बढ़ाने पर कॉलिजन बढ़ जाते हैं, कॉलिजन बढ़ जाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, रो बढ़ जाता है। कभी कभी पूछ लेता है यार ड्रिफ्ट स्पीड पे भी बता दे भाई, ड्रिफ्ट स्पीड पे बता दे। अरे टेंशन काहे की है, vd बराबर e e m into टाउ। तापमान बढ़ाने पर टाउ घट जाता है, टाउ घटेगा तो ड्रिफ्ट स्पीड भी घट जाएगी, ड्रिफ्ट स्पीड घट जाएगी। ड्रिफ्ट स्पीड टाउ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या बातें समझ में आ रही हैं? तो याद रखिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रो बढ़ता है, रो बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये सारी बातें मेटल्स के लिए हो रही हैं, कंडक्टर्स के लिए हो रही हैं, सेमीकंडक्टर में से उल्टा चलता है। यहां के फॉर्मूले भी आपको याद हैं, रो बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या आर बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आएंगे इस पर भी, आराम से लिखिए। कंडीशंस, फ्लो समझिए, फ्लो। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कॉलिजन्स की संख्या बढ़ जाती है, नंबर ऑफ कॉलिजन बिकम्स मोर फ्रीक्वेंट, नंबर ऑफ कॉलिजन बिकम्स मोर फ्रीक्वेंट, तो दो टक्कर के बीच का आराम करने का समय वो कम हो जाता है। यहीं से असर्शन रीजन बनते हैं भाई, कोई अलग थोड़ा बनते हैं। कल एक टॉपिक पढ़ाया था रात को, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हर बार वहीं से असर्शन रीजन बना है, 5 से 6 बार बनाया वहां से। और बाकायदा मैंने आपको टेलीग्राम पर एनसीईआरटी की लैंग्वेज शेयर करी, यार वो पढ़ भाई, जो जो एनसीईआरटी में से चीज पढ़ने की वो वहीं से पढ़ने की होती है, तो वो वहीं से लैंग्वेज पढ़ोगे क्योंकि वहीं से पूछी जाएगी। चलिए आगे बढ़ूं तो एक बार शॉर्ट में समझ लो, तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। सर रेजिस्टेंस कैसे बढ़ गया? अरे भाई क्या बात कर दी, आर बराबर रो एल बाई ए, रो बढ़ेगा तो आर भी तो बढ़ेगा। सर अल्फा, अल्फा अल्फा बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, याद करो। मेटल्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, कुछ पुराना याद हो, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होता है, याद करो। मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव, इसका मतलब तापमान बढ़ाने पे उसका रो बढ़ेगा, जबकि सेमीकंडक्टर के लिए उल्टा होता है। तसल्ली से देख लो, टेम्परेचर डिपेंडेंसी भयंकर इंपॉर्टेंट है। आते ही अभी ग्राफ आएंगे इसके खूब सारे, जबरदस्त काम का है। तसल्ली से असर्शन रीजन, ग्राफ के सवाल, न्यूमेरिकल, हर तरह के सवाल बन सकते हैं इस पर। 2-3 पेज आज इसके पढ़ना, आज या कल बताऊंगा एनसीईआरटी के, वो 2-3 पेज पढ़ना क्योंकि यहां से थ्योरेटिकल प्रश्न बनता है। अब देखना, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रो बढ़ता है, पर किसके लिए? मेटल्स के लिए। तो अगर जब कॉपर का ग्राफ बनाया गया तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रो बढ़ता चला गया, किसके लिए ग्राफ है? मेटल्स के लिए, लगातार रो बढ़ता चला गया। जबकि सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए उल्टा होता है। देखिए ईएलपी में सवाल है कि ये वाला टेम्परेचर अभी नहीं आया, 2 में नहीं आया, चलो आगे आएगा। सेमीकंडक्टर के लिए बताइए क्या होता है? उल्टा चलता है। अभी बता देता हूं पर कम समझ में आएगा, पर कोई टेंशन नहीं, सुन लेना। किसी को आइडिया हो थोड़ा बहुत, टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी बढ़ती है, नहीं है घटती है? कोई टूटा फूटा किसी को आइडिया हो तो? आइडिया देता हूं, ऊपर से जाएगा, कोई टेंशन नहीं। जो समझ में आ रहा है वो भी कहां समझ में आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेमीकंडक्टर का बोल देता हूं, हल्का फुल्का आएगा। टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच के बॉन्ड टूट जाते हैं, बॉन्ड टूटने से सर्किट में अचानक से खूब सारे इलेक्ट्रॉन होल आ जाते हैं, जिससे सर्किट की करंट अचानक से बढ़ जाती है। करंट बढ़ गई, रेजिस्टेंस कम हो गया। बाकी पूरा सेमीकंडक्टर में आता है, पर फिर भी बता दिया कि बहुत फेमस है सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव, अल्फा नेगेटिव का मतलब तापमान बढ़ाने पर रो घट जाता है। प्लीज सारी बातों को प्रॉपर लिख लेना, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, 2 सवाल कल हो जाएंगे, पर टेम्परेचर वाली बात बहुत फेमस है, टेम्परेचर वाली बात बहुत फेमस है, ये तो अपन को आनी ही चाहिए। सेमीकंडक्टर में इनवर्सली चलता है, भले इसमें आपसे पूछूंगा नहीं थके कि नहीं थके, क्योंकि टॉपिक आसान है, दिमाग पे क्या जोर नहीं डालना पड़ रहा। कोई कठिन टॉपिक चलता है ना तो दिमाग पे जोर डालना पड़ता है, इसमें जोर नहीं डालना, सब आपके सुना हुआ है, तो कोई इसमें बहुत बड़ा विस्फोटक बात नहीं है। और देखिए सर को सवाल करा दो तो मजा आ जाए, बिल्कुल मैं सवाल पे आ रहा हूं, सवाल पे आ रहा हूं। देखो आर बराबर होता है रो एल बाय ए, सभी लोग बोर्ड पे देखना, सभी लोग बोर्ड पे देखना कैसे इसके साथ खेलना है। आर बराबर रो एल बाय ए, लंबाई से गुणा किया, लंबाई से भाग दिया, आर बराबर रो एल स्क्वायर, एरिया इंटू लंबाई वॉल्यूम। जब भी स्ट्रेचिंग वाले सवाल आते हैं, खींचतान वाले सवाल,
वायर को खींच दिया, वायर पतला हो गया, खींचने से लंबाई एरिया रेडियस बदलेगी पर वॉल्यूम नहीं बदलेगा, रो नहीं बदलेगा। तो बताओ आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। सर ये तो पंगा है, यहां तो कह रहे हो आर एल के प्रोपोर्शनल है, यहां कह रहे हो एल स्क्वायर है, तो कौन सा सही है? इससे भी उत्तर आएगा पर इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। लंबाई को खींचने पर एरिया भी कम हो जाता है, इसमें दिमाग नहीं लगाना क्योंकि इसमें नीचे कौन है? वॉल्यूम। सीधा बोल सकते हो लंबाई दुगना, सोना नहीं है, सोना नहीं है, लंबाई दुगना, तो सोचिए रेजिस्टेंस दुगने का स्क्वायर 4 गुना। यहां सोचोगे तो फंस जाओगे। बात करो यार लंबाई दुगने पे तो रेजिस्टेंस दुगना होगा, तूने आधी बात सोची। वायर को खींच के जब लंबाई दुगनी करेंगे तो उसका एरिया भी तो कम हो जाएगा। ये पहला तरीका। दूसरा, कभी कभार लंबाई ना बोलकर रेडियस बोलता है, तो अब मैं इसको एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं। तो अब देखना आर बराबर रो एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम बटे एरिया स्क्वायर। एरिया को लिख दो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बताओ आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 4, डायमीटर की पावर 4। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये लगाएं, ये लगाएं, दोनों सही है। डिपेंड्स प्रश्न में क्या दे रखा है, लंबाई 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 एल स्क्वायर, रेडियस आर की पावर 4। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, सालों साल बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यार डायमीटर तो आधा होता है, फिर यार वो 2 ऊपर भी जाएगा। भाई रेशियो वाले सवाल हैं, वो वाला फैक्टर हमेशा 2 का कैंसिल होता है। तो ये बात समझो, हमेशा हर चक्कर में परेशान करता है आपको। जो रिलेशन रेडियस का होता है वही रिलेशन डायमीटर का भी होता है, पर वहां तो 2 आता है ना, फिर 2 की पावर 4 तो 16 हो जाएगा, रेशियो में तो 16 16 कट जाएगा ना भाई। तो ये सरल वाक्य याद करो, जो रिलेशन रेडियस के साथ होते हैं वही रिलेशन डायमीटर के साथ भी चलते हैं। सिर्फ नहीं आई बात समझ में? चलो देखो, सबसे पॉपुलर सवाल, हर किताब हर ऑल इंडिया लेवल पे प्रश्न आए, जेई में, नीट, एआईपीएमटी सब जगह, स्ट्रेचिंग। तीनों प्रश्न में नजर मारो, लंबाई लंबाई लंबाई, तो लंबाई वाला आते ही आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। फोकस सवाल है ये, एकदम टाइट मुट्ठी में बंद होने चाहिए कि सर ये पक्का सही। एल एल के क्या है? लंबाई वाला सवाल, एल स्क्वायर, लंबाई डबल, लंबाई डबल, तो बताइए डबल का स्क्वायर 4, रेजिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स, रेजिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स। ये लंबाई n टाइम्स, तो बताइए रेजिस्टेंस बिकम्स n स्क्वायर टाइम्स, रेजिस्टेंस बिकम्स n स्क्वायर टाइम्स, n स्क्वायर टाइम्स। बहुत फेमस और पॉपुलर रिजल्ट है, आता ही आता है, कुछ भी नया ऐसा नहीं आना जो आप परेशान होगे, सब पढ़ा हुआ आता है पेपर में, बस सही समय पर सही रिकॉल वो मायने रखता है। और रिकॉल के लिए काम करता है मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन। अब ये आया परसेंटेज वाला, इसमें थोड़ा सा दिल धड़कता है, तो दिल धड़कता सही कर देते हैं। हाँ बोलोगे? चलो सुनना सुनना, पहले ही दिमाग में क्या छपना चाहिए, मैं आपको थॉट बताता हूं, सॉल्यूशन नहीं छापना है। प्रश्न लंबाई का वेरिएशन है, लंबाई के वेरिएशन आते ही एल स्क्वायर याद आना चाहिए। दूसरी बात, ये 5% से ज्यादा है या कम है? 5% से कम की ट्रिक जो हर चक्कर में लगती है, पावर सीधी आगे आ जाती है, याद करिए, पावर सीधी आगे आ जाती है। 0.1% लॉन्गर, ये पूरा दे रखा है, 0.1 प्लस का 0.1 बोलिए, लॉन्गर है तो लंबाई बढ़ गई है, तो आंसर आएगा प्लस का 0.2%। खत्म, कुछ भी नया नहीं है, बस आपको हैंडल करना आना चाहिए कि हाँ डिपेंडेंसी कैसी है, 5% से कम है सर ऐसे सॉल्व होगा। सर ज्यादा परसेंटेज वाला भी करा दो, वो भी एक लिख लो, दिक्कत क्या है, वो भी आना चाहिए। बराबर आ जाओ, आप खुद प्रोफाइल बना सकते हो कि हाँ सर आपने एक फैक्टर का कराया, एक जनरल सवाल करा दिया, एक 5% से कम, एक 5% से ज्यादा, इसके अलावा किताब में सवाल ही नहीं है। ये लंबाई के हो गए, ऐसे सवाल किसके बनेंगे? रेडियस के, रेडियस में आर की पावर 4 चलेगा। इतनी चीजें आनी चाहिए तो बात बन जाता है। ये पहला स्टार, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टार लिखिए, फोर्थ, चौथा स्टार लिखिए। इफ लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर is increased by is increased by is increased by 10%, अब ये 5% से ज्यादा है, तो ये जो पावर आगे वाला तरीका है ना, ये इसमें नहीं लगता। पावर आगे वाला कब तक वैलिड है? अप टू 5, अप टू 5। अब इसका अलग तरीका होता है, बता भी रखा है और समझाऊंगा। देन कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द
रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। आओ, जब भी 5% से ज्यादा आए, आपको तरीका सिखाया था, फिर सिखाता हूं, उसमें इनिशियल रुपया क्या मान लिया करो 100, 10% बढ़ाया तो सीधा 110। इतना बढ़िया जुगाड़ है ना भाई, ये खटखट सॉल्व करता है। R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, R2 बाय R1 लिखना हमेशा, L2 बाय L1 का होल स्क्वायर, R2 बटे R1, L2 110 100, तो 121 बटे 100। फिर एक आपको चमत्कारिक स्टेप बताया था, याद है क्या चमत्कार था? दोनों तरफ एक घटा दो। ये चमत्कार आपको सिखाया क्या? दोनों तरफ एक घटाने पर, शायद आपकी बैच में नहीं बताया कभी, बताया था क्या? नहीं बताया, चलो बता देता हूं। एक घटाने पर क्या होता है पता है? अपने आप लेफ्ट हैंड साइड में फ्रैक्शनल चेंज बन गया, देखो फाइनल माइनस इनिशियल बटे इनिशियल, हमेशा दोनों तरफ एक घटा दो, 100 से गुणा कर दो, अपने आप परसेंटेज चेंज बन जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना। दोनों तरफ एक घटा के 100 से गुणा कर दो, अपने आप देखो ना एलएचएस में क्या बन गया, खुद देखो, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, कितना आंसर? 21%। चारों ही सवाल काम के हैं। बोलो, अब ईएलपी निकालो, 6-7 सवाल मेरे साथ करो, ताकि घर जाके ईएलपी और मजबूत से आप पूरी कर लो। आज करना, ईएलपी 1 पूरी निपटाओ, 2 पे आगे बढ़ चलो, पूरी होगी जब ईएलपी 3 डिस्ट्रीब्यूट कराऊंगा, ताकि कोई पेंडिंग वर्क नहीं रहेगा। आगे से आगे ईएलपी करते चलिए। है ही नहीं करंट केस, कोई नहीं, अपलोड ही नहीं हुई है, कोई टेंशन नहीं है, मुझे याद है भाई, चेक कर लेता हूं अपलोड हुआ है क्या, नहीं है। चलो लिखो, ईएलपी नंबर 1 पे आओ, क्वेश्चन नंबर देखो 13 और 14, कॉपी में करो, दोनों ही सवाल काम के हैं। ईएलपी 1 में आओ, ऐसे लिखा करो कॉपी में, ईएलपी 1 क्वेश्चन 13, ईएलपी तो आपके पास है ही, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों ही सवाल बढ़िया है, दोनों काम के प्रश्न है। चलिए, बहुत प्यारा सवाल 13वां, सवाल की लैंग्वेज तगड़ी है। टू वायर ईच ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन आर, बट डिफरेंट मटेरियल आर कनेक्टेड टुगेदर एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब होता है सीरीज, ये यहां तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया, थर्मल फिजिक्स में बार बार वो कहता है दो रॉड्स को जोड़ दिया, तो एंड टू एंड का मतलब सीरीज। देखो मैंने सेम रेडियस रखी है, रेडियस सेम रखी है, देखो रंग अलग रखा है, क्योंकि ये मेटल अलग है और ये मेटल अलग है। जल्दी से चिल्लाइए, क्या करंट सेम रहेगी क्या? यार सीरीज में तो करंट हमेशा सेम रहती है, छोटी छोटी बातें काम की है, सीरीज में तो आई सेम रहता है। और क्या दिया है? डेंसिटी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी n1 बटे n2, 1:4। ड्रिफ्ट का पूछा है, ड्रिफ्ट का पूछा है, तो देखना क्या लगाएंगे फॉर्मूला, I बराबर NaEVD, I बराबर NaEVD। अब इस सवाल का पंच क्या है? इस सवाल का पंच है I सेम, इस सवाल का पंच है रेडियस सेम है तो एरिया भी सेम, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सेम, तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी n के इनवर्स। ऐसे ही सवाल आते हैं, नीट क्या जेई मेन के पेपर हो गए 5, एक एक लाइन के सवाल, दो दो लाइन के सवाल आ रहे हैं, कोई ऐसे हुआ डर भूत की जरूरत नहीं है, बस सही सही अप्रोच आनी चाहिए। अब क्या इतने पेपर हो गए जेई मेन के, हमारे नीट के बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। पिछले 2-3 महीने से बड़े परेशान चल रहे थे बच्चे हमारे, यार पेपर चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है, पता नहीं क्या होगा। जेई के पेपर देखकर भाई साहब कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है कि सारे पेपर इतने आसान आ रहे हैं, सभी फोड़ देंगे। तो वीडीएन के क्या है? इनवर्स, तो बताओ उल्टा आंसर आ जाएगा 4:1, 4:1। बोलो, अच्छा सवाल है, 13वां काम का है। अब आइए सवाल नंबर 14 पर, 14 भी अच्छा सवाल है, 14 भी बढ़िया सवाल है। 14 बढ़िया सवाल है। आज ईएलपी 2 निपटाना, पूरी ईएलपी 2 पढ़ा दी आज, एकदम सटीक दौड़ रहे हैं, 2 दिन हो गए, 2 ईएलपी 40 सवाल करा दिए, इतना बढ़िया मेहनत करिए यार, ईएलपी 2 करते हैं, 2 या 3 सवाल अटकोगे वो मैं देख लूंगा कल। तो टारगेट बनाओ, दिमाग खाली रखोगे ना तो ओवर थिंकिंग होगी, टारगेट बनाओ या पूरी किसके लानी है कल तक, बात खत्म, अपने आप तैयार होगा ना टॉपिक। आप पूरी पूरी करा भी रहे हो, हमारा मन भी करता है कि एक एक ईएलपी करा रहे हो, आप डिस्कस कर रहे हो, इसलिए आप पीछे पड़े रहते हो, और क्वेश्चन ही बताओ तो करे कौन, आप पूरी पूरी करा रहे हो तो पीछे भी पड़ते रहते हो कि करो, जरूरी है करो। चलो, a current I flows through a uniform wire, drift velocity v, the same current will flow through a wire of diameter d/2, तो बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? तो I बराबर NaEVD, 5 बार याद होगा तो लिख लोगे, I बराबर NaEVD।
सर प्रश्न में डायमीटर की खुशबू आ रही है, इसमें तो डायमीटर दिख नहीं रहा है, तो ले आते हैं ना खुशबू। कैसे? एरिया की जगह पाई आर, आर नहीं डाया, डायमीटर, तो डायमीटर होगा रेडियस का डायमीटर बाय 2। देखो नहीं आया। अब क्या कह रहा है? सेम करंट आई सेम। एक और बढ़िया है, सेम मेटल, सेम मेटल तो एन भी सेम, ई सेम, डायमीटर का स्क्वायर तो वीडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर। भाइयों सब बनेंगे सवाल, बिल्कुल मत परेशान हो। वही लॉजिक है जो तुम्हें आते हैं सारे, तुम्हें सब पता है, बस सही कॉन्सेप्ट तुम्हें लगाने हैं धीरे धीरे। एन क्यों कहता? सेम मेटल, अगर मेटल सेम है तो उसकी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी सेम रहेगी। आई सेम है। अब बताओ डायमीटर आधा, तो आधे का स्क्वायर 1/4 ऊपर जाएगा तो 4, तो अगर डायमीटर हाफ हो गया, डायमीटर हाफ, तो बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी 4 टाइम्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आधे का स्क्वायर 1/4, 4 ऊपर जाएगा। नहीं कोई थैंक यू नहीं है। बढ़े आगे, जल्दी आओ। लिखें नॉलेज बूस्टर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिख लो, मन मार के लिख लो। हाँ नॉलेज बूस्टर, कोई नहीं बोलेगा 1:30 बजे से पहले। हाँ एक्सटेंडेड। अच्छा आज तो मैं क्लास के टाइम भी बदल गया क्या? वैसे ही आधा घंटा बचा हुआ है। ओहो भाई साहब, और 10 मिनट ज्यादा, तो 40 मिनट बचे हुए हैं। कौन कह रहा है जल्दी छोड़ दो? आधा घंटा तो पीछे बचा हुआ अभी। हाँ लिखो नॉलेज बूस्टर, फटाफट लिखो। हाँ लिखो आर बराबर रो एल बाय ए, आर बराबर रो एल बाय ए, एल से मल्टीप्लाई डिवाइड, एल से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर बन गया रो एल स्क्वायर, नीचे बन गया एरिया इनटू लेंथ। एरिया इनटू लेंथ क्या बन गया? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को भी खोल सकते हैं, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की जगह लिखा जा सकता है मास अपॉन डेंसिटी। प्लीज डेंसिटी का रो मत लिखना, क्योंकि रो ऑलरेडी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, तो आप डेंसिटी को डेंसिटी लिखना, तो रो एल स्क्वायर मास अपॉन डेंसिटी, क्योंकि इस पर एक बहुत अच्छा सवाल बना हुआ है, आर बराबर रो एल स्क्वायर बटे मास इनटू डेंसिटी। एक बढ़िया प्रश्न बताता हूं, क्योंकि मास दिखाई नहीं देता फॉर्मूले में, बच्चा कहता है फिर मास पे कैसे डिपेंड करेगा, तो देखो आप कितना बढ़िया मास पे डिपेंड कर रहा है। एरिया से वॉल्यूम लाए, वॉल्यूम से मास लिया है, अब बताओ क्या आर मास पे डिपेंड करता है? आंसर है यस। अब दो एनसीईआरटी के सवाल देखो आप, कितने बढ़िया उसने बनाए मास को लेकर, तो अगर आप कन्वर्जन सीख पाओगे तो जीत में रहोगे। है रोएल भाई, ये एक भी ऐसी बात नहीं जो तुझे नहीं पता इस स्लाइड में। रोएल भाई ये 10वीं क्लास है, एल से गुणा बात किया, वॉल्यूम बन गया, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। कोई बात ऐसी नहीं है जो नहीं पता, बस क्लब करना, कब कहां कौन सी बात स्ट्राइक करनी है वो प्रैक्टिस सिखाता है, अलग अलग दिमाग में हमें याद है। अब आप सवाल नंबर देखिए 7वां, ईएलपी नंबर 2, 7वां और 9वां दोनों देखिए, दोनों बढ़िया सवाल है। ईएलपी 2 सवाल नंबर 7, ईएलपी ले लो काउंटर से और कॉपी के साथ ही रखो, भाई घर पे कॉपी तो निकलती नहीं है, तो कॉपी के साथ रहेगी, तो कॉपी ईएलपी हमेशा साथ ही रहेंगे, है ना? तो ईएलपी को कॉपी करके डाल दो, भाई कॉपी तो निकालने की जरूरत पड़ती नहीं है, तो ईएलपी कभी घर पे रहेगी नहीं, तो साथ ही रहेगा हमेशा। बढ़िया सवाल है दोनों, 7वां और 9वां। बोलो मास की फील आ रही है? मास, वो मास इंपॉर्टेंट है, वो काम की बात है। सवाल बहुत प्यारे तरीके से अरेंज किए हैं, रेजिस्टेंस तो सारे सवाल रेजिस्टेंस की हर वैरायटी, लंबाई का, एरिया का, परसेंटेज का, मास का, सब एक साथ लाइन से अरेंज है, तो क्या होगा आपको सारी बात क्लिक कर जाएगी। तो आर का फॉर्मूला रो एल स्क्वायर बटे मास इनटू डेंसिटी। अब बताना क्या क्या है सेम, देखना दे दो, शब्द बताओ, शब्द कॉपर, कॉपर, डेंसिटी वही, रो वही। देखो कॉपर शब्द बोलते ही कॉपर, कॉपर की डेंसिटी तो वही रहेगी सारे कॉपर के वायर्स की। अब R1 is to R2 is to R3, L1 स्क्वायर बटे M1, L2 स्क्वायर बटे M2, L3 स्क्वायर बटे M3। अब L1 is to L2 is to L3 दे रखा है, 1 is to 3 नहीं, पहले मास है शायद, है ना? पहले मास है, कितना मास? 1 3 5, मास 1 3 5 है, और लंबाई नहीं है क्या? लंबाई 5 3 1, तो 5 3 1। देखो मैंने सही लिखा है क्या? देखो अच्छा सवाल है, स्टार लगाओ, रिवीजन करने लायक सवाल है, 7वां और 9वां। फालतू बात मत करो यार, थैंक यू सर, या तो पढ़ाने का मन कर रहा है तुम थैंक यू सर, हम नहीं करते क्या? हम तो 5 क्लास ले रहे हैं, रात को भी पढ़ा रहे हैं, तो मैं थैंक यू सर। चलो तो 5 का स्क्वायर 25, ये 9 बटे 3, 1 बटे 5, तो 25 3 1 बटे 5, या तो ये होना चाहिए, या पूरे को 5 से गुणा कर दो, पूरे को 5 से गुणा कर दो, पूरे को 5 से गुणा कर दो, तो बताओ पूरे को 5 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा?
125 15 1। अच्छा सवाल है भाई, काम का है, क्लिक नहीं करता पेपर में मास, तो अगर आपने करा हुआ है तो ये सवाल रिवीजन करने लायक है, ये सवाल रिवीजन करने लायक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार यही फॉर्मूला फिर अप्लाई करो क्वेश्चन नंबर 9 में। ये एनसीईआरटी का सवाल है, इसको एनसीईआरटी टिक कर लो, एनसीईआरटी में दे रखा है ये। मास वाला चीज याद होगी तभी लगेगा। ईएलपी रोज लेके आओ, करंट कैपेसिटर पूरे चैप्टर तक। काफी सवाल मैं कराऊंगा, कुछ सवाल ईएलपी से कराऊंगा, खूब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे प्रैक्टिस में। है ना? देखो आर बराबर रो एल स्क्वायर बटे एम इंटू डेंसिटी, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा, जैसा कह रहा है वैसा लगाते जाओ। एल्यूमिनियम और कॉपर रॉड है, हैविंग लेंथ सेम, भाई एल कटेगा इस बार, लेंथ सेम, रेजिस्टेंस आल्सो सेम, आर भी कटेगा। एक बढ़िया सवाल बनता है ऐसा, आर भी कटेगा, आर भी कटेगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज हाफ दैट ऑफ एल्यूमिनियम, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज हाफ दैट ऑफ एल्यूमिनियम, डेंसिटी इज 3 टाइम्स, डेंसिटी ऑफ कॉपर is 3 times of density of aluminium, then ratio of mass of aluminium to the mass of copper। तगड़ा सवाल है, इतना सटीक फॉर्मूला याद आएगा तभी ये सवाल हिलेगा कि अपन को मास वाली बात याद आनी चाहिए। अब मास को इधर भेज दो, तो मास इज प्रोपोर्शनल टू रो इनटू डेंसिटी, तो मास ऑफ एल्यूमिनियम बटे मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू रो एल्यूमिनियम बटे रो कॉपर, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम बटे डेंसिटी ऑफ कॉपर। अब बताओ एल्यूमिनियम कॉपर का रो कितना है, कॉपर का रो हाफ रो एल है, ठीक है, और डेंसिटी कॉपर की 3 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ एल है। ये डेंसिटी लिखना चाहिए मुझे। देखो सही आ रहा है आंसर, नहीं आ रहा? आ रहा है कितना आंसर, 2/3। बोलो टिक लगा लो। 7वां और 9 दोनों के पास लिख दो सेम प्रोफाइल है, 7th और 9 सेम प्रोफाइल है। एक लास्ट नॉलेज बूस्टर लिख लो, फिर छुट्टी है, बस लास्ट है, लास्ट है नॉलेज बूस्टर, बस जा रहे हैं फिर अपन, बस जा रहे हैं नॉलेज बूस्टर। अब पहली सोच बताओ, क्या ये 5% से कम है, 5% से कम है, ठीक है। रेडियस है तो रेडियस लगाएंगे, बताओ ऊपर ले जाएंगे तो आर की पावर -4 हो जाएगी। बताओ इसमें कैसे लगाते हैं, डेल्टा आर बाय आर, पावर आगे ले आओ, डेल्टा आर बाय आर। अब थिनर कर दिया, थिनर मतलब रेडियस कम कर दी, माइनस का 0.1, माइनस का आएगा, बस ये बात काम की। बोलिए कितना आंसर,